हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम देखेंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आईजीआई ग्रुप का। आईजीआई ग्रुप हाल ही हाल काफी चर्चे में है क्योंकि एक कंपनी है गोल्डियम इंटरनेशनल के नाम से जो डायमंड्स में डील करती है, बोथ नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स। और उन्होंने ये कहा था कि लो टिकट साइज के जो लैब ग्रोन डायमंड्स है उसमें सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट उतनी उन्हें दिख नहीं रही है। अब आईजीआई ने क्या प्रपोज किया है? आईजीआई ने प्रपोज किया है और उन्होंने गाइड किया है कि इनका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो लैब ग्रोन डायमंड पे काफी डिपेंडेंट है। और ऑब्जेक्टिवली एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट में नॉइजेस बहुत तरीके के होते हैं एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रीजंस टू सेल। तो आप जब एक इन्वेस्टमेंट थीसिस करके आते हैं और एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बहुत ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड आप एक एनालिसिस करते हो और उसके बेसिस पे आप एक एंट्री लेते हो, तो आप देखते हो कि ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है और इसमें हमें डेफिनेटली स्टेक लेना चाहिए। बट कई सारे इंफॉर्मेशन ऐसे आते हैं आपको होल्डिंग पीरियड के दौरान जो आपको रिव्यू करने के लिए मजबूर कर देती है। तो मैंने इसमें आईजीआई में रिसेंटली एक एंट्री ली थी और वो एंट्री ली थी मैंने अराउंड मार्च 18 को। जो उनका लॉक इन आईपीओ के बाद 3 मंथ लॉक इन खत्म हुआ था, उसके बाद मैंने एंट्री ली थी। बट मैं इसको डेफिनेटली स्टडी करना चाहूंगा क्योंकि गोल्डियम के जो कमेंट्स हैं उसके वजह से इस पे काफी इम्पैक्ट हो सकता है। इसके रेवेन्यू और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल पे काफी इम्पैक्ट हो सकता है। ऑल्दो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दिसंबर 2024 तक का है, बट स्टिल मैं इसको एक बार ऑब्जेक्टिवली खुद अपनी ओर से देखना चाहता हूँ और अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू बनाना चाहता हूँ। डेफिनेटली मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, बट उसको उसको बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देख के और उसको कंसिडर करके एक फाइनल कॉल जो होता है वो आप ही का होता है। तो इसीलिए मैं इसको एक बार रिव्यू करना चाहता था। तो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आईजीआई जो है, मैंने पहले भी बताया था, मैं इस कंपनी का जो फाइनेंशियल्स और जो सारी मार्जिन्स और ये सारी चीजें हैं ये मुझे काफी पसंद है। एक तो ये ब्लैकस्टोन बैक्ड है। ब्लैकस्टोन के कुछ एग्जीक्यूटिव्स इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है, तो पीपल आर देयर ऑन द बोर्ड फ्रॉम ब्लैकस्टोन। तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट एक रहता है कि इतनी बड़ी कंपनी जो कि ब्लैकस्टोन है विच ओन्स सो मेनी एसेट्स एक तरीके से आईजीआई को बैक करती है। ब्लैकस्टोन इंडिया में काफी बुलिशली काफी सारे एसेट्स एक्वायर कर रही हैं। एक तो आप कैलकाटा में आपने सुना होगा कि साउथ सिटी मॉल वो एक्वायर करना चाहती है। और कोटले पाटिल डेवलपर्स को भी उन्होंने एक प्राइस दिया हुआ है, दे वांट टू बाय दैट कंपनी एज वेल। तो अभी के लिए हम आईजीआई पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या क्या फीचर्स हैं और क्या ये इनकम्पस करती है। तो अगर आप देखेंगे, आईजीआई जो है वो डायमंड सर्टिफिकेशन, लैब ग्रोन डायमंड सर्टिफिकेशन, स्टडेड ज्वेलरी और जो जेमस्टोन्स है उसके सर्टिफिकेशन में इन्वॉल्व है। वो इंडिया में टॉप 10 ज्वेलर्स के साथ काम करती है। उसका इंडिया में 50% मार्केट शेयर है। ग्लोबली 33% मार्केट शेयर है। और लैब ग्रोन जो सेगमेंट है उसमें 65% टोटल मार्केट शेयर है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जो इस कंपनी ने किया है, और ये स्टैंड अलोन, मैं पहले स्टैंड अलोन पे जाऊंगा और उसके बाद कंसोलिडेटेड पे जाऊंगा। कंसोलिडेटेड में क्या है कि आईपीओ जो अभी आया था उसके बेसिस पे जो भी प्रोसीड्स कंपनी ने कलेक्ट किए थे, उसमें से उन्होंने नेदरलैंड्स और बेल्जियम की जो एंटिटी है उसको उन्होंने मर्ज कर दिया था और उसको खरीद लिया था। तो इन अ वे वो एक कंसोलिडेटेड एंटिटी बन चुकी है। और ये अभी स्टैंड अलोन नंबर्स है। तो स्टैंड अलोन नंबर्स में हमें देखने को मिल रहा है कि एक 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है। 785.4 करोड़ का रेवेन्यू किया है कंपनी ने। और उसमें एबिटा विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो 572 करोड़ का निकल के आया है जो कि 26% का एबिटा है। और अगर हम पैट की बात करें तो 439 करोड़ का पैट कंपनी ने किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बेसिस पे 33% निकल के आता है।
और अगर हम पैट मार्जिन की बात करें तो 56% पैट मार्जिन है। अब मुझे ये कंपनी क्यों पसंद आई थी, मुझे इसलिए पसंद आई थी कि क्योंकि इसका जो मार्जिन है अब वो काफी हाई है इन टर्म्स ऑफ, इसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो लग रहा है और उसको कंटिन्यूअसली वो फ्लो में लगाते जा रहे हैं और दे आर नॉट एबल टू टेक आउट अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, ऐसा नहीं है। उनके मार्जिन्स काफी अच्छे हैं, वो सर्टिफाई करते हैं। और इन इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज आपको एक लेवरेज मिलता है, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो मार्जिन्स कंपनी जनरेट कर रहा है, क्या वो फ्यूचर में कंटिन्यूअसली जनरेट कर पाएगा? क्या ये इसको 10 साल के लिए होल्ड करने लायक है? क्या ये जो कंपनी है इसमें इतनी बैरियर्स टू एंट्री है या मोट है जिसकी वजह से ये अगले 10 साल, 10-15 साल के लिए होल्ड किया जा सकता है? क्योंकि अगर ये मार्जिन्स कंटिन्यूअसली इसी डायरेक्शन में रहें और कैश फ्लो इसी डायरेक्शन में रहें तो दो चीजें हो सकती है। कंपनी के पास जो कैश आएगी या तो वो शेयर होल्डर्स के पास जाएगी, या अगर कंपनी काफी बढ़िया कैपिटल एलोकेटर है तो वो और चीजों में सर्टिफिकेशन में घुसना शुरू कर देगी और वो कैपिटल डिप्लॉय करना शुरू कर देगी, जो कि हाईली अनलाइकली है। उसका जो स्पेशलाइज बिजनेस है वो डायमंड सर्टिफिकेशंस का है, लैब ग्रोन डायमंड सर्टिफिकेशंस का है। तो इन अ वे दो टाइप की कंपनियां होती हैं। एक कंपनी जो एक्सेस कैश जो उनके पास आता है उसको वो काफी स्ट्रांगली रीडिप्लॉय कर सकती है। तो अगर हम बर्कशायर हैथवे जो अमेरिकन कंपनी है उसका एग्जांपल लें, जो भी उनके पास कैश आता है वो उस कैश से नई नई कंपनीज अक्वायर करती हैं जिनका ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन काफी सही रहता है। और एक टाइप ऑफ कंपनी है जैसे आईजीआई जो कि सर्टिफाई सर्टिफिकेशन करती है, उनके पास कैश काफी सारा रहेगा। उस कैश के वजह से आपको स्टॉक प्राइस में बेनिफिट मिलेगा, बट वो रीडिप्लॉय अपने आप पे करने की क्षमता उसमें कम रहती है। तो जो मैं प्रेफर करता हूँ यूजुअली वो ये प्रेफर करता हूँ कि ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए जो कंटिन्यूअसली उसको रीडिप्लॉय करते रहे। जो भी कैश उनके पास आए उसको लेके वो रीडिप्लॉय करके वो अपना जो एसेट बेस है वो बढ़ाए, और वो जो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट है उसके वजह से और प्रॉफिटेबिलिटी और ये सारे नंबर्स पे आपका जो इम्पैक्ट है जिसके वजह से आपके शेयर प्राइस काफी फास्ट मूव कर सकती है ओवर ओवर अ 10 ईयर 15 ईयर होराइजन, वो इस कंपनी में वो बात नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, आपको बहुत कम ऐसी कंपनीज भी मिलेंगी जो 56% पैट मार्जिन पे या इतने हाई एबिटा या इतने हाई मार्जिन्स पे काम कर रही है। बट इसमें कैच ये है कि इसका फिर वैल्यूएशन भी आपको देखना पड़ेगा कि कितने प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे है, और क्या ये प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल गोइंग फॉरवर्ड ये जस्टिफाइबल रहेगा या नहीं रहेगा। इसका जो ग्रोथ है विल इट की पेस विथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 20%, 25-30% ईयर ऑन ईयर ग्रो करते रहे। अगर वो करता रहा देन इट कैन बी अ कंपाउंडर। अगर वो नहीं करेगा तो देन इट विल गिव एन एवरेज रिटर्न 10-15%। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर वो रिटर्न लेस देन फिक्स डिपॉजिट भी दे सकता है। तो ये कुछ चॉइसेस हैं, ये कुछ कॉन्शियस कॉल्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप अपना मनी डिप्लॉय करें। और अगर कंपनी के परफॉर्मेंस पे आपको कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर में, बिकॉज वो सब कुछ प्रोबेबिलिस्टिक है, राइट? अभी मैं अगर कहूँ तो 80-90% प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फिडेंस अगर किसी को है इस कंपनी में, देन ही कैन गो एंड इन्वेस्ट। देयर इज नो 100% सर्टेनिटी, बट आपको वो कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना पड़ेगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो रिजल्ट्स की वजह से वो खड़ा उतर रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं उतर रहा है तो मे बी आपको इसमें से पोजीशन हटा के यू कैन लुक एट अ डिफरेंट स्टॉक जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी, हाई कन्विक्शन और लो रिस्क हो। यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड एंटिटी के नंबर्स देख रहे हैं। यहाँ पे फुटनोट्स में उन्होंने मेंशन किया है कि जो कंसोलिडेटेड एंटिटी है refers to the combined operation of India, बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड टर्की। ठीक है, तो उसके बेसिस पे देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इस पर आपको दिखेगी कि जो पैट मार्जिन है जो कंसोलिडेटेड एंटिटी के लिए है वो 41% पे आ जाती है। तो अगर हम सिर्फ इंडिया ऑपरेशंस देखें, यहाँ पे 56% का पैट मार्जिन है और जिसपे 4% ईयर ऑन ईयर मार्जिन इंप्रूवमेंट है।
एट अ कंसोलिडेटेड लेवल भी 4% ईयर ऑन ईयर मार्जिन इंप्रूवमेंट है, जो बट वो जो मार्जिन है वो 56% से घट के 41% पे आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका इंडिया सेंट्रिक बिजनेस है तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एंड जो ब्लैकस्टोन इनके जो बैकर्स हैं दे वुड बी अवेयर ऑफ दिस ऑल्सो। जो डायमंड कटिंग पॉलिशिंग का जो काम है वो सूरत में क्लोज टू 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड इज प्रोसेस्ड इन दैट सिटी। तो ये सारी रीजन आई थिंक हो सकती है जिसकी वजह से जो मार्जिन्स हैं वो इंडिया बिजनेस के लिए काफी हाई है। बट पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री, जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं जिनके पास बेहतर इंसाइट्स हैं और इसके बारे में रीजंस हैं कि व्हाई इंडिया बिजनेस इज एट अ हायर पैट मार्जिन कंपेयर टू द इंटरनेशनल बिजनेस, प्लीज लीव अ कमेंट बिलो एंड आप कमेंट में हमें बताइए कि व्हाट व्हाई डू यू थिंक, व्हाट आर द रीजंस कि इंडिया बिजनेस का पैट मार्जिन हायर है ग्लोबल बिजनेस से। एंड ऑल्सो व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू फोरसी। आप लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में आपका क्या व्यू है? और गोल्डियम ने जो कहा है कि जो लो टिकट डायमंड्स हैं उस पे सर्टिफिकेशन उतनी रिक्वायर्ड नहीं होगी, जो कि आई फील वाज अ इररिस्पॉन्सिबल कमेंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्योंकि अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो फिर वो स्टोन है, डायमंड है या क्या है, वो जेम स्टोन्स है, वो उसकी क्वालिटी पे एक क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो प्ले आउट होगा। तो वो आप अगर उसको फैक्टर इन करके कंसिडर करें तो एक एक क्वेश्चन मार्क अराइज होता है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं। बट आपको कई बार कई सारी चीजें, जैसे मैंने आपको कहा था, ओवर रूल करनी पड़ेगी या उसको कंसिडर करके ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। और मेरे इन्वेस्टमेंट थीसिस में करेंटली उस कमेंट के बेसिस पे कोई चेंजेस नहीं आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो रेवेन्यू है कंसोलिडेटेड बेसिस पे अम, यहाँ पे मिलियंस में है, तो 1053 करोड़ का रेवेन्यू है। 1053 करोड़ में 427 करोड़ का प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और वो 29% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। और इवन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 48% और 47% है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट नंबर्स है। एंड देयर आर वेरी फ्यू बिजनेसेस जो ऐसे नंबर्स इंजॉय करते हैं। तो ये की हाइलाइट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इट इज द वर्ल्ड्स प्रीमियर डायमंड एक्रेडिटेशन एजेंसी लेवरेजिंग ग्लोबल रीच, एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी। In terms of market share, 50% of India market share, 33% global market share, and 65% global share in lab grown diamonds, as we discussed. एंड यहाँ पे ग्रोथ जो है 17% ईयर ऑन ईयर का वो बता रहे हैं एट अ कंसोलिडेटेड लेवल। एबिटा 21% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। और जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स वो इशू कर रहे हैं उसमें 26% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। They have 672 experienced gemologists, 14 step grading process, ISO certified labs है, proprietary technology है। एंड उनका अगर ग्लोबल प्रेजेंस देखें, दे आर प्रेजेंट इन 10 कंट्रीज, 31 लैब्स एंड उनके 18 स्कूल्स हैं। तो स्कूल्स जो हैं इट कंट्रीब्यूट्स टू अवेयरनेस। ये अपना स्कूल जो चलाते हैं उससे 2% ही इनका रेवेन्यू आता है। जो मेजर रेवेन्यू आता है वो सर्टिफिकेशन से आता है, जो कि 98% है। बट जो वो अवेयरनेस फैला रहे हैं और उससे एक्चुअली उनके डायरेक्ट रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अवेयरनेस की वजह से लॉट ऑफ पीपल देन गो फॉर द सर्टिफिकेशन और वो सारी चीजें होती है। तो in a way it's a complementary business, not contributing that much to the revenue, but it is definitely aiding indirectly to the direct business. इनके पास 7500 प्लस कस्टमर्स हैं ग्लोबली। 9 आउट ऑफ 10 ज्वेलरी चेन्स इन इंडिया इनके साथ काम करती है। और लग्जरी वाइड रेंज ऑफ लग्जरी लग्जरी ब्रांड्स ग्लोबली के साथ ये काम करती है। इनका यहाँ पे फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखें तो नंबर ऑफ रिपोर्ट्स जो है वो 9.3 मिलियन इन CY 24, मतलब जैन टू दिसंबर 24। तो अगर हम 21 से कंपेयर करें तो 30% CAGR से ग्रोथ रहा है इस पे।
और ऑल्सो अभी मुझे लगता है कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी लोअर रेंज पे है, और अगर वो वहां से 5 टाइम्स ग्रो करता है तो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स जो है, लैब ग्रोन डायमंड्स क्योंकि वो चीपर एंड पे आती है, तो गिफ्टिंग का प्रोसेस और ये सारी प्रोसेस, तो आई थिंक ज्वेलरी एज अ बिजनेस काफी एक्साइटिंग टाइम्स के थ्रू जाने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ज्वेलरी लोग पहनते थे मैरिजेस में और उसको अपने लॉकर पे डाल देते थे, बट अब वो चीजें चेंज हो रही है। अब सेमी लग्जरी गोल्ड आ रहा है और वो सारी चीजें आ रही हैं, और लैब ग्रोन डायमंड्स आ रहा है। तो जो टिकट साइज है, जो परचेजिंग टिकट साइज है, वो नीचे आ रहा है, तो उसके वजह से पीपल आर विलिंग टू वेयर मोर ऑफ इट, मतलब इन टर्म्स ऑफ सटल ज्वेलरी जो हो गया, एंकलेट, ब्रेसलेट और ये सारी चीजें, एंड इयररिंग्स। तो बिकॉज ऑफ दिस बूम और बिकॉज ऑफ पर कैपिटा इनकम और ये कंजम्पशन स्टोरी पे अगर इंडिया के प्ले करना है, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड प्रॉक्सी विथ लो रिस्क, बिकॉज इनके डेट उतने ज्यादा नहीं रहेंगे, और क्योंकि ये सर्टिफिकेशन बिजनेस है, उतना कैपेक्स हैवी नहीं है, तो कैपेक्स लाइट है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे इस पे काफी अच्छा लगता है। और ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक मेरा कॉल है, और इस कॉल को मैं बाद में जाके चेंज भी कर सकता हूँ इन लाइट ऑफ फ्रेश इन्फॉर्मेशन, बट जो मेरा करंट स्टैंड है वो मैं बता रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक 30% सीएजीआर का ग्रोथ हुआ है। एबिटा एंड एबिटा मार्जिन में 33.5% सीएजीआर का ग्रोथ हुआ है। पैट मार्जिन में 36.8%। सो करेंटली अभी 440 करोड़ का ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट कर रहा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 70% पे है कंपनी का, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 68% पे। तो ये अगेन कंसोलिडेटेड, आई थिंक इसको एक बार के लिए स्किप करेंगे। तो कंपनी का अगर ओवरव्यू देखें तो कंपनी जो है वो 50 इयर्स ओल्ड कंपनी है, 25 साल से इंडिया में है। अम, ये फाउंड हुई थी बेल्जियम में 1975 में, बिकॉज जो बेल्जियम है वो हब हुआ करता था डायमंड पॉलिशिंग और मैन्युफैक्चरिंग। सूरत से पहले बेल्जियम एक हब हुआ करता था, बट ये धीरे धीरे वैल्यू चेन पूरा ट्रांसफर होता गया। 1980 में आईजीआई वाज द फर्स्ट टू इशू ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट्स ग्लोबली, first to provide certification accreditation services in India among global peers in 1999, first to offer certification reports for lab-grown diamonds globally in 2005। क्योंकि एक अर्ली मूवर एडवांटेज इनको मिला, तो करेंटली ग्लोबली 65% ऑफ द लैब ग्रोन डायमंड जो सर्टिफाई होती है वो आईजीआई के थ्रू होती है। 2024 में इनका एक आईपीओ आया था। आईपीओ प्राइस से करंटली काफी नीचे है अभी। अभी कुछ 3-4 दिन में रिकवरी हुई है, बट लेट्स सी आई थिंक इस पे क्या क्या स्टैंड रहता है इन्वेस्टर्स का। इनका जो सर्विस ऑफरिंग है वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे, तो उसमें एक तो लैब ग्रोन डायमंड सर्टिफिकेशन है जो कि कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, नेचुरल डायमंड सर्टिफिकेशन भी है, ज्वेलरी कलर्ड स्टोन्स एंड अदर सर्टिफिकेशन एंड एजुकेशन अदर्स। तो इनके जो 4 सर्विस ऑफरिंग है, ये इन बकेट्स में डिवाइडेड है। इसमें ये जो सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं, इंडिपेंडेंट अप्रेजल सर्विसेज, टेलर्ड कोर्सेज इन द एजुकेशन schools that they have, sale of certification related equipment, फिर डायमंड का आइडेंटिफिकेशन, 4C बेस्ड सर्टिफिकेशन। ये काफी टेक्निकल टर्म्स है, तो प्लीज फॉरगिव मी इफ somebody फ्रॉम द डायमंड इंडस्ट्री इज वाचिंग दिस। आप डेफिनेटली अगर कुछ एड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट्स पे जरूर एड कीजिए, बट इसके जो बहुत सारे टर्म्स हैं आई वुड नॉट बी फेमिलियर विथ, तो दैट इज समथिंग टू नोट। तो इनका अगर वैल्यू चेन देखे तो ज्वेलरी जो वैल्यू चेन है उसमें डायमंड मैन्युफैक्चरर्स एंड ग्रोवर्स आते हैं, होलसेलर्स आते हैं, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, रिटेलर्स एंड ब्रांड्स आते हैं, और मल्टीपल सर्विस डिलीवरी फॉर्मेट्स है।
राइट। तो इनके पास आईजीआई लैब्स है, इन हाउस लैब्स सर्विंग एज फुल सर्विस सेंटर्स विद रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट, इन फैक्ट्री लैब्स है, मोबाइल लैब्स एंड आईजीआई स्कूल ऑफ जेमोलॉजी। तो विद इन इंडिया इट इज अ सप्लायर ऑफ 95% ऑफ ऑल पॉलिश डायमंड्स। एंड इनका जो लैब्स है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ कवर्ड है। तो नॉर्थ ईस्ट कैलकाटा में इनका लैब्स है, और ये सारे इनके लैब्स हैं जो पैन इंडिया कवर्ड है। तो कह रहे हैं कि आईजीएल लैब्स 31 लैब्स हैं इनके पास, इन फैक्ट्री लैब सेटअप्स 12 है, एक्सपीरियंस जेमोलॉजिस्ट 672 है, एंड आईजीएस स्कूल्स ऑफ जेमोलॉजी 18 है। तो इस स्कूल्स में ये जेमोलॉजिस्ट भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बट please let me know in the comment section somebody who studied more of IGI and knows more about the IGI schools within the comment section. और अगर हम ये देखें कि ग्लोबली ये कहाँ प्रेजेंट है, तो दिस इज द ग्लोबल फुटप्रिंट दैट दे हैव: इंडिया, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, एंड these are some of the countries that they are present in. इनका जो लीडरशिप है, अगर आप देखेंगे जस्ट टू गेट एन आइडिया, तो इनके कंट्री हेड्स हैं, कंट्री हेड्स इसराइल में हैं, चाइना में हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, बिजनेस हेड इन बेल्जियम है, कंट्री हेड हांगकांग एंड थाईलैंड, कंट्री हेड मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। सो ही इज द ग्लोबल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो ग्लोबल चीफ ह्यूमन सर्विसेज। तो एक तरीके से काफी स्प्रेड आउट एक टीम है, जो कि नॉट ओनली सेंट्रली लोकेटेड है इंडिया से, बट दे हैव ऑफिसेज ऑल अक्रॉस these countries, and also have senior leadership people across these countries as well. So Temas Nariman Printer is the MD and Global Chief Executive Officer, and he's been with IGF for the last 25 years. So here the interesting point that I wanted to note was they also have non-executive nominee directors. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्लैकस्टोन मुकेश मेहता, Pratik Rungta, and Tejas Nafade. So they all sit on the board, and the advantage that it gives to the investors is that there is Blackstone involved, and Blackstone के जो representatives हैं उनका board seat भी है, तो in a nominee position, तो which is a good sign, because you don't want द कंपनी टू बी वर्किंग इन साइलो। एक तरीके से एक अकाउंटेबिलिटी रहता है कि एक बहुत बड़े फॉरेन ब्रांड के जो एम्प्लॉयज हैं वो उनके एज अ नॉमिनी डायरेक्टर विद इन द बोर्ड बैठे हुए हैं, तो विच इज अ गुड साइन। इनके तो चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो पीडब्ल्यूसी में एक्स पार्टनर थे, 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ये सारे कंपनीज में थे। इन टर्म्स ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो सम ऑफ द टॉप एफटीआई जो इन्वेस्टेड हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टेड है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर has a lot of investments in India. It is one of the top FIIs to be invested in India, and it has a stake of 1.4% within IGI. Abu Dhabi Investment Authority, even they are invested, and Nomura funds as well, they are invested. So यहाँ पे आप देखिए तो पहले ब्लैकस्टोन का 100% बैकिंग था, but now they have foregone 24%, and that is what 24% have been. So out of the 24% that have been given away, 6% is owned by DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और उसमें से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मोतीलाल ओसवाल और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टेड है। एंड जो एफ आई आईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसमें से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, नोमिडा फंड्स और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन्वेस्टेड है। तो ये तो बात हो गई कंपनी की, बट अभी यहाँ से ये इंडस्ट्री कहाँ जाएगा, तो अभी करंटली ये कहाँ पे है, तो व्हाट व्हाट दे आर सेइंग इज दैट करंटली एट CY 23 $100 billion का ओवरऑल ग्लोबल रिटेल डायमंड ज्वेलरी कंजम्पशन है। ये जो $100 billion है, ये यहाँ से $140 billion और 1.4x होगा बाय एस्टिमेट बाय 28, current year 28. So by December 2028 what they're saying is कि इनका जो डायमंड का बिजनेस है ग्लोबली,
वो 100 बिलियन से 140 बिलियन की तरफ जाएगा, जिसमें एक 40% जंप देखने को मिलेगा। और जो की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं कंपनी के, सबसे पहला तो ये है कि इंक्रीज्ड कंज्यूमर अडॉप्शन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स, जिस पे इनका 65% मार्केट शेयर है। Entry of brands and retailers into new categories, increased certification, penetration, establishing trust in new jewelry categories, greater acceptance of colored stone, new styles and sustainable ज्वेलरी ऑप्शंस। तो ये कह रहे हैं कि द बेटिंग बिग ऑन जो अलग अलग टाइप के कलर स्टोन्स हैं और न्यू स्टाइल्स हैं, वो भी एक एक फैशन ऑप्शन बनेगा और वो भी पीपल ज़्यादा वेयर करेंगे। तो दैट इज समथिंग टू बी वॉच्ड आउट फॉर। टॉल क्लेम है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले पॉइंट कहा था कि अफोर्डेबल डेली वेयर ज्वेलरी जो है, इससे काफी ग्रोथ एक ड्राइव होने वाला है, क्योंकि जो टिकट साइज है धीरे धीरे अब वो कम होते जा रहा है। तो गिफ्टिंग के पर्पज से अगर आप देख लीजिए, या रिटेल कंजम्पशन के पर्पज से देख लीजिए, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बाय है वो बढ़ता जाएगा, जो एवरेज प्राइस ऑफ बाय है वो घटेगा, और उसके वजह से एक ग्रोथ ड्राइव देखने को मिलेगा इस कंपनी में। तो यहाँ पे ये ग्रोथ इन्होंने दिखाया है कि लूज जेमस्टोन स्टडड ज्वेलरी सर्टिफिकेशन मार्केट का दिखाया है, उसमें से लैब ग्रोन डायमंड जो है वो ग्रीन पे है। तो वो कह रहे हैं कि 80 to 90 मिलियन डॉलर से ये 200 to 240 मिलियन डॉलर ये बिजनेस ग्रो करेगा, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 22% CAGR फ्रॉम दिसंबर 2023 टू दिसंबर 2028। तो 22% CAGR का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है लैब ग्रोन डायमंड्स में, जो कि हाईएस्ट है। तो अगर आप देखेंगे कि नेचुरल डायमंड और स्टडेड ज्वेलरी एंड कलर स्टोन्स के ग्रोथ प्रोजेक्शंस उतने हाई नहीं है, बट जो लैब ग्रोन डायमंड्स है उसका 22% CAGR से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फ्रॉम दिसंबर 2023 टू दिसंबर 2028। और ये कहने की पेनिट्रेशन जो है वो भी बढ़ेगा, 65 to 70% अभी करंटली पेनिट्रेशन है, जो कि 75 to 80% तक जाएगा। तो ये इसमें उन्होंने बताया आईजीआई का एडवांटेज क्या क्या है। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि आईजीआई का ही प्रेजेंटेशन है, तो वो अपने एडवांटेजेस ही बताएंगे, तो लूप होल्स तो बताएंगे नहीं। तो अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में लूप होल्स हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे इसको बताइए। इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट some of the things, and to play the devil's advocate, would love to know a fresh perspective on this, and why you think it is a subpar investment, और इसमें चीजें हैं जो probably is not that great. It would be lovely to know. They have a strong technical expertise with a pool of highly talented and experienced gemologists and strong customer relationship built over 25 years of experience in India. तो वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो हार्ट ऑफ द ग्लोबल डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री रहेगा। इंडिया विल बी द ग्रोथ इंजन ऑफ द ग्लोबल डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, एंड इट विल ग्रो बाय 20% CAGR। हाँ, तो मैं ये पहले बता रहा था कि जो सूरत में है 90% प्लस पॉलिशिंग इंडिया में होता है, बट वो नंबर एक्चुअली 95% है। उन्होंने स्लाइड पे मेंशन किया है कि इंडिया मार्केट शेयर इन ग्लोबल डायमंड पॉलिशिंग इज 95%। इंडिया का लैब ग्रोन डायमंड का जो मार्केट शेयर है वो 35% है, और इंडिया का वॉल्यूम शेयर ऑफ द सर्टिफिकेशन मार्केट ग्लोबली है वो 60 to 70% है। और जो लैब ग्रोन डायमंड का सर्टिफिकेशन बिजनेस है वो 75 to 80% है। So that's it from my side for today. Do let me know in the comment section what you thought about the video, some of the things that I mentioned about what you think about the company, what are some of the merits, demerits of owning this company, what you foresee in the future, what are some of the things or regulations which might impact its future revenue or profitability. आप comment section में जरूर ये बताइए। Till next time, goodbye and have a great day ahead.